हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश हो, मस्त हो, स्वस्थ हो, आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही है। और अपना जो कारवां PYQ सीरीज़ का कहाँ पहुँच चुका है, 19 सितंबर 2024 सेकेंड शिफ्ट पे अपन आ चुके हैं। पेन कॉपी लेके बैठिएगा और नोट्स बनाइएगा, और मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और आपको फर्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ भाई। तो बच्चा अपना पहला ही क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है भाई। अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। पार्ट ऑफ ए सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जंबल्ड ऑर्डर। बेटा ये तो पेरा जंबल का क्वेश्चन आ गया पहला ही, है ना। क्वेश्चन अपना है बेटा पेरा जंबल का क्वेश्चन है बेटा, है ना। तो अब देखो भी PQRS ABCDE दे रखा है और बेटा हमें इसका सीक्वेंस बनाना है। तो आपको पता ही है, अगर हमें कोई सेंटेंस बनाना है तो शुरुआत किससे कर दो, सब्जेक्ट से, और उसके बाद में क्या ले आओ, वर्ब ले आओ, है ना। तो इसमें देखो, इसमें अलॉट दे रखा है, इसमें माई डेली रूटीन दे रखा है, इसमें आई हैव मिस्ड दे रखा है, सिंस दे रखा है, एट द वर्क प्लेस दे रखा है। तो बच्चा सभी को पता लग गया कि आई हैव मिस्ड वाला हमारा इनिशियल सेंटेंस हो जाएगा, ओपनिंग पार्ट हो जाएगा, क्योंकि आई किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का, और हैव मिस्ड ये किसका काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है। तो बच्चा डी हमारा क्या बन जाएगा, ओपनिंग पार्ट बन जाएगा। तो इसमें ऑप्शन में देखिए बच्चा डी तो कौन सा है, डी है ना शुरुआत में, डी नहीं सॉरी सी। तो सी तो बच्चा एक के ही शुरुआत में, बाकी किसी की शुरुआत में है ये नहीं, यही हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और देखो, अगर सिंस के बाद में ये देखो, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूं आपको। सिंस आ जाए, फोर आ जाए, ठीक है ना। अब सिंस आ गया ना, जैसे मान लिया, तो इसके बाद में अराइवल हो सकता है, जब से आप आए हो, डिपार्चर जब से आप गए हो, ठीक है ना। सिंस बर्थ जन्म से, जब से आप आए हो, ठीक है ना, जब से आप गए हो, है ना। ऐसे कोई शब्द आ जाए तो ये सबसे अंतिम पार्ट होता है। और एक्चुअल में ये पार्ट पता है किसका काम करता है, ये शब्द किसका काम करता है, ये एक्चुअली समय बताने का काम करता है, समय बताने का। तो सिंस माई रिटायरमेंट मतलब कब से, जब से मेरा रिटायरमेंट हुआ है। तो डी है वो क्या करेगा, डी से हमारा ये सीक्वेंस है एंड करेगा। ये देखो डी सबसे लास्ट में दे रखा, ठीक है। तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं भाई अपने। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या दे रखा है, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड सेंटेंस। तो बच्चा इसमें देखो करेक्टली स्पेल्ड वाला एक सेंटेंस ऐसा होगा जिसमें स्पेलिंग सही है और बाकी तीनों में कुछ ना कुछ स्पेलिंग का गड़बड़ होगा, है ना। तो पहले एथलीट वाला ही देख लेते हैं। एथलीट 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 और एथलीट, बच्चा इसको काट दो, क्योंकि एथलीट का स्पेलिंग होता है ATHLETE और इसमें देखो बच्चा डबल ई लगा रखा, तो गलत हो गया। अच्छा अब चलते हैं अपनी अचीवमेंट वाले पे। इसमें अचीवमेंट गलत हो गया भाई, क्योंकि अचीवमेंट का स्पेलिंग बेटा पता है क्या रहता है, ACHIEVEMENT, ये होता है बेटा, IE होता है ना कि EI, और इसमें देखो EI लगा रखा, तो ये भी कट गया, ठीक है ना। इसके बाद में देखो बच्चा इंप्रेसिव की स्पेलिंग, इंप्रेसिव की स्पेलिंग होती है IMPRESSIVE, इंप्रेसिव। तो बच्चा इसमें देखो डबल आर लगा रखा है ना, जबकि एस डबल होना चाहिए, आर तो सिंगल होना चाहिए। तो बच्चे ये भी कट गया अपना, तो आंसर क्या बन जाएगा, ये सेकंड वाला हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चा आपने को दे रखा है एक बार फिर से, ये देखो जंबल ऑर्डर ही दे रखा है बेटा, ये देखो जंबल ऑर्डर दे रखा है ना। हमें एक बार फिर से इसका ABCD है तो सीक्वेंस बनाना पड़ेगा सही से। तो इसमें देखो दे रखा है ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ टुडे, इट इज रिटन दैट ब्रह्मा इज द गॉड ऑफ क्रिएशन एंड इट इज ही हु हैज मेड इन द बुक ऑफ हिंदू माइथोलॉजी। तो अब इसमें देखो बेटा एक चीज ध्यान दो आप, इसमें ब्रह्मा लिखा हुआ, ब्रह्मा है ना, और ब्रह्मा का बी है कैपिटल, तो ये किसी का नाम है। अब ये ब्रह्मा कौन है, द गॉड ऑफ क्रिएशन, जो इस संसार की उत्पत्ति करने वाले भगवान देवता कौन है, ब्रह्मा। तो इस ब्रह्मा के बाद अब इसमें देखो, इसमें ही दे रखा है, इसमें ही दे रखा है, तो बच्चा इस ही का यूज किसके लिए हो रहा है, इस ब्रह्मा के लिए तो हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ बी वाला पार्ट पहले जाएगा और सी वाला पार्ट है ये बाद में जाएगा। तो बच्चा चेक करो, बी के बाद में सी कौन से में दे रखा है, बी के बाद में सी, ये देखो बच्चा बी के बाद में सी दे रखा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब एक चीज का ध्यान करना पड़ेगा आपको, अगर किसी आदमी के लिए राम श्याम रजत प्रिंस हेरी, कोई आम आदमी के लिए ही का यूज करोगे तो एच स्मॉल होगा, ही, हिज, हिम, ठीक है ना, हिमसेल्फ, कुछ भी लिखोगे तो एच है बेटा वो कैसा होगा, स्मॉल होगा। अगर ईश्वर के लिए आप एच का यूज करोगे तो बच्चा वो एच कैपिटल होगा, जैसे ही है तो ये एच कैपिटल होगा, हिज है तो एच कैपिटल होगा, हिम है तो एच कैपिटल होगा, ठीक है ना। और हिमसेल्फ लिखोगे तो भी एच आपको कैपिटल लगाना पड़ेगा, इसलिए देखो यहाँ पर ही में एच कैपिटल लगा रखा, क्योंकि इस ही का यूज ईश्वर है यहाँ पर,
समझ में आ गई बात, ये हो जाएगा। तो बच्चा चलो अपने क्वेश्चन नंबर 4 चेक करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दे रखा है, फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। सेंटेंस को कितने पार्ट में तोड़ रखा है, कितने सेगमेंट बना रखे हैं, 4। स्प्लिट मतलब टुकड़े करना, कितने पार्ट बना रखे हैं, 4। आइडेंटिफाई द सेगमेंट, हमें वो सेगमेंट फाइंड आउट करना है कंटेन्स स्पेलिंग एरर, जिसमें कोई स्पेलिंग का गलती कर रखा हो, है ना। तो इसमें देखो बिग डेटा हैज इनंडेटेड। इनंडेटेड बेटा इसका स्पेलिंग गलत है, इनंडेट का स्पेलिंग गलत है। इनंडेट की स्पेलिंग होती है INUNDATE, इनंडेट। अगर इसको पास्ट टेंस में बनाना है तो डी लगा दो साथ में, इनंडेट। और इनंडेट का मतलब होता है किसी चीज का लबालब भरा हुआ, सफ्यूज कर रही है कोई चीज, किसी चीज से भरी पड़ी है, ठीक है ना। जैसे फ्लड कर जाना किसी चीज का, फ्लड कर जाना, इफ्यूज कर जाना, सफ्यूज कर जाना, ठीक है ना, उसको बोलती है बेटा इनंडेट करना। तो इनंडेट का स्पेलिंग गलत हो गया, तो फर्स्ट पार्ट ही हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चा क्या दे रखा है हमें, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। क्या बनाना है बेटा, एक्टिव वॉइस। तो नेचुरल सी बात है, दिया हुआ सेंटेंस है वो किसमें दिया हुआ मिलेगा, पैसिव में दिया हुआ मिलेगा। हमें बनाना क्या है, इसका एक्टिव वॉइस बनाना है। तो देखो जब भी मैं आपको हर बार जब भी वॉइस का क्वेश्चन आता है, मैं एक चीज आपको बताता हूँ, चाहे आपको एक्टिव से पैसिव बनाना हो और चाहे पैसिव से एक्टिव बनाना हो, आपको बच्चा सबसे पहले वर्ब पे ध्यान देना है। तो हमें वर्ब क्या दे रखा है, वोज वर्ड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म दे रखा है, वोज दे रखा है, वर दे रखा है, और साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म दे रखा है। बेटा क्या बना दो, सेकंड फॉर्म बना दो, तो एक्टिव वॉइस हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर इजारम के साथ थर्ड फॉर्म दे रखा हो तो क्या बना दो, या तो पहली फॉर्म बना दो या पहले फॉर्म में एस लगा दो, ठीक है ना। तो बच्चा देख लो हमें क्या चाहिए इसकी जगह, सेकंड फॉर्म। तो बोट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, बोट ही तो होता है सेकंड फॉर्म। पहली फॉर्म बाई होगी, दूसरी बोट होगी, तीसरी भी बोट होगी। तो बच्चा जिसमें भी बोट लिखा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें हैज लगा रखा है, इसमें एस लगा रखा है, इसमें इज लगा रखा है, और ये देखो बच्चा सेकंड फॉर्म लगा रखा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसने क्या कर रखा है, माई फ्रेंड को पहले ले आया और द कंसर्ट टिकट्स है इसको बाद में ले आया, ठीक है। तो देखते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं अभी क्या दे रखा है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। किसका पता करना है बेटा हमें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। किसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, अंडरलाइन किए हुए शब्दों का। ये देखो दे रखा फॉर द अंडरलाइंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह है जिसको अंडरलाइन कर रखा है और हमें उसकी जगह वन वर्ड से काम चलाना है। तो क्या हो जाएगा, इन इंडस्ट्रीज इट्स वेरी कॉमन टू ऑब्जर्व दैट पीपल शो, लोग शो करते हैं, क्या शो करते हैं, ड्यू का मतलब होता है वाजिब, ड्यू का मतलब होता है राइटियस, एकदम सही। अच्छा अनड्यू का मतलब होता है बेटा फालतू का। अगर आप ड्यू रिस्पेक्ट कर रहे हो किसी का तो वो उस रिस्पेक्ट का हकदार है, अनड्यू रिस्पेक्ट कर रहे हो तो बंदा डिजर्व नहीं करता, फालतू का रिस्पेक्ट कर रहे हो। तो अनड्यू का मतलब बेकार का, फेवर किसको, वंस ओन रिलेटिव, अपने रिश्तेदारों को। किस दौरान, हायरिंग प्रोसेस, जब आप लोगों को किसी काम के लिए हायर करते हो तो उसमें किसको फेवर करना, अपने रिश्तेदारों को। तो बेटा उसको निपोटिज्म बोलते हैं, नेपोटिज्म, ठीक है, भाई भतीजावाद बोलते हैं उसको, ठीक है ना। अब मैं आपके लिए एक शब्द छोड़ रहा हूं, आपने खुद ने देखना है, एक तो किन और एक होता है किथ एंड किन, दोनों का मीनिंग देखना है आपको। एक तो किन है और एक किथ एंड किन है, दोनों के मीनिंग चेक करना। एक्चुअल में इनका मतलब रिलेटिव्स होता है, लेकिन आपको गौर करना है इन शब्दों पे, ठीक है ना। अच्छा अब देखो भाई, लिबरलिज्म किसको बोलती है भाई, लिबरलिज्म उदारवाद। उदारवाद जिसमें क्या होता है कि पूंजी, देश की पूंजी होती है, संपत्ति होती है, वो महज 2-4-5% लोगों के पास है, या सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी, जिसको क्या बोल सकते हैं, लेफ्टिस्ट, जिसको अपन बोल सकते हैं लेफ्टिस्ट, जिसको बोल सकते हैं लेफ्ट विंग, जिसको अपन बोल सकते हैं लेफ्ट विंग, ठीक है ना। अच्छा इसको अपन और भी बोल सकते हैं सोशलिज्म, इसको अपन बोल सकते हैं सोशलिज्म, ठीक है ना। जिसको बोल सकते हैं रेडिकलिज्म, इसको अपन रेडिकलिज्म भी बोल सकते हैं, रेडिकलिज्म भी जिसको अपन बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा रेसिज्म किसको बोलते हैं बेटा, रेसिज्म का मतलब होता है लोगों के रंग के आधार पर भेदभाव करना, लोगों के रंग के आधार पर भेदभाव करना। जैसे गोरे लोग हैं वो अश्वेत लोगों के साथ भेदभाव करते थे ना, उसको रेसिज्म बोलते हैं। तो द बिलीफ, ये विश्वास, ये मत या ये सिद्धांत, दैट सम रेसेस, कुछ जातियां, नस्लें, आर बेटर, बेहतर है, देन अदर्स, बाकी जातियों से, ठीक है बेटा। इसके लिए अपन 2-4 वर्ड्स बता देता हूं आपको जो यूज किए जा सकते हैं। एपाथाइट, APARTHEID, एपाथाइट, ठीक है ना। प्रीजुडिस अपन जिसको बोल सकते हैं, प्रीजुडिस, ठीक है ना। इसके अलावा बोल सकते हैं बिगोटरी, ठीक है ना। इसके अलावा बच्चा अपन बोल सकते हैं इंटॉलरेंस, ठीक है ना। यूजिनिक्स,
ठीक है बच्चा, इन सारे शब्दों का मतलब होता है, इन सारे शब्दों का मतलब होता है भेदभाव करना, किसके आधार पर, नस्लों और जातियों के आधार पर, ठीक है ना। चलो बच्चा देखते हैं कम्युनिज्म किसको बोलते हैं भाई, कम्युनिज्म, कम्युनिज्म वो होता है बेटा साम्यवाद, जैसे चाइना में है, उसमें क्या होता है जितने भी कमर्शियल फाइनेंशियल जितने भी संसाधन होते हैं ना उन पर सरकार का नियंत्रण होता है, जैसे जितनी फैक्ट्रीज है, ठीक है ना, जितनी फैक्ट्रीज है, जितने फार्म्स है, ठीक है ना, जितनी सर्विसेज है, जितनी सेवाएं हैं, उन सभी पर किसका नियंत्रण होता है, आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, आर कंट्रोल्ड, उन पर नियंत्रण किसका रहता है, सरकार का, आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है ना। और ये सरकार का चलाने का, किसी देश को चलाने का सिस्टम होता है, रूल ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का देश चलाने का सिस्टम, इन विच ऑल फैक्ट्रीज फार्म्स एंड सर्विसेज आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, जो सरकार के नियंत्रण में रहती है, उसको बोलते हैं बेटा कम्युनिज्म, ठीक है ना। चलो भी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चा आपने को दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। बेटा फिर से अंडरलाइन किए हुए पार्ट को हमें क्या देखना है, उसका सब्स्टिट्यूट देखना है, ठीक है। शी वॉज फुलिश, वो मूर्ख थी, इनफ टू थिंक, ये सोचकर दैट शी बी कंप्लीटली सेफ नाउ। अच्छा अब बच्चा देखो डेट क्या चीज आ गया, यहाँ पे कंजंक्शन आ गया, इसके पहले वाली ये वर्ब नंबर 1 है, ये सब्जेक्ट नंबर 1 है, ये बच्चा अपना कंजंक्शन के तुरंत बाद वाला सब्जेक्ट नंबर 2 है, और बी क्या चीज है, यहाँ पर वर्ब है। अब आपको पता है कि बी को हमें किस में चेंज करना है, या तो बी का इजारम बनाओ, या तो इजारम बनाओ, और या बी का क्या बनाओ, वोज या वर्ब बनाओ, ठीक है ना। बी को बी सिर्फ दो ही कंडीशन में रखा जाता है, या तो टू आ जाए और या कोई मोडाल आ जाए, तो इसके बाद में आपको क्या करना है बेटा, बी का बी रखना है, वरना बी का इजारम बना दो और या फिर वोज वर्ब बना दो, ठीक है। मोडाल तो समझ रहे हो ना, कैन कुड शैल शुड विल वुड में माइट मस्ट, ये सारे के सारे मोडाल्स होते हैं। अगर टू आ जाए मोडाल्स आ जाए तब तो बी का बी रखो, और अदरवाइज बी का इजारम या वोज वर्ब बना दो। प्रेजेंट टेंस है तो इजारम बना दो, पास्ट है तो वोज वर्ब बना दो, ठीक है बच्चा। लास्ट में देखो क्या दे रखा है, नाउ, तो हम इस बी का क्या बना देंगे, इजारम बना देंगे, क्योंकि नाउ का मतलब हम कौन से टेंस की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, तो बच्चा हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। चलो भी क्वेश्चन नंबर 8 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चा आपने को दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। सिनोनिम बताना है बच्चा, किसी शब्द को अंडरलाइन कर रखा है ना, अडेप्ट, इट टेक्स टाइम, इसमें वक्त लगता है, अडेप्ट एडजस्ट करने में, टू ए न्यू एनवायरमेंट, एक नए एनवायरमेंट में। अच्छा अडेप्ट करना बोलते किसको, चेंज कर लेना, किसके अकॉर्डिंग, जैसे जैसे हालात बदलते हैं, एनवायरमेंट चेंज होता है, अगर उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर ले खुद को, तो उसको बेटा अडेप्ट करना बोलते हैं। तो अडेप्ट का मतलब क्या हो जाएगा, एडजस्ट करना हो जाएगा, ठीक है ना। अभी मैं अडेप्ट के जैसे 2-3 शब्द और बताता हूं आपको, एक तो होता है अडेप्ट, एक होता है अडोप्ट, ठीक है ना। एक अडेप्ट की स्पेलिंग में होता है ADEPT, अडेप्ट, ठीक है ना। ये दोनों तीनों शब्द देखने हैं आपको, एक होता है APT एप्ट, एक होता है EPT एप्ट, इनको देखना है आपको, ठीक है। इस अडेप्ट का मतलब एडजस्ट करना, इस अडोप्ट का मतलब होता है इम्ब्रेस कर लेना, किसी चीज को स्वीकार कर लेना, इम्ब्रेस कर लेना, स्पाउज कर लेना, किसी चीज को स्पाउज कर लेना, अपना लेना, एस्पाउज कर लेना, एस्पाउज कर लेना। इस अडेप्ट का मतलब होता है कुशल, किसी काम में एक्सपर्ट होना, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अच्छा इस अडोप्ट का मतलब गोद लेना भी होता है, अगर आपने किसी बच्चे को या किसी के पेट को, जैसे कुत्ता बिल्ली को, उसको गोद ले लिया कानूनी रूप से, तो आपने उसको अडोप्ट कर लिया। इन दोनों शब्दों के मीनिंग आपने खुद ने चेक करने हैं, ठीक है। चलो बच्चा क्वेश्चन 9 चेक करें भाई। एडजस्ट का अप्लाई का मतलब आपको पता लग ही गया, आवेदन करना किसी चीज के लिए, अंडरस्टैंड का मतलब समझना, और कंट्रोल का मतलब नियंत्रण करना। चलो भी क्वेश्चन नंबर 9 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा आपने को क्या दे रखा है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट। सेंटेंस के कितने टुकड़े कर रखे हैं, 3 टुकड़े कर रखे हैं। वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर, एक में गलती हो सकती है। मे का मतलब जरूरी नहीं है गलती है, लेकिन हो सकती है, तो अगर गलती है तो हमें क्या करना, उस सेगमेंट को, गलत वाले सेगमेंट को पकड़ना है। इफ यू डोंट फाइंड एनी एरर, और यदि कोई गलती हमें नहीं मिलती है तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, नो एरर बन जाएगा। तो इसमें देखो क्या दे रखा है, मिस्टर अलीज शॉप, मिस्टर अली की दुकान, इज फर्दर टू द हॉस्पिटल, टू द हॉस्पिटल। अब यहां पर बेटा इधर तो है हॉस्पिटल और इधर है शॉप, तो दोनों के बीच में दूरी की बात हो रही है, तो दूरी के लिए बेटा किसका यूज करना है, फार्दर का यूज करना है। दूरी के लिए किसका यूज करना है, फार्दर का। जैसे मेरा घर रवि के घर से दूर है तो मैं क्या बोलूंगा, माई हाउस इज फार्दर देन रवीज हाउस, ठीक है ना। लेकिन अगर हाँ, तो हमें हमारा आंसर तो इसमें देखो ये फर्दर वाला बन जाएगा। फर्दर का मतलब क्या होता है, इससे आगे, इसके अलावा कुछ और बताओ। जैसे वेट फॉर, इंतजार करो, फॉर द फार्दर डिटेल्स, फार्दर ऑर्डर्स, फार्दर ऑर्डर्स। तो अब बेटा फार्दर नहीं होगा, फार्दर नहीं होगा, वो फर्दर होगा। जितने आदेश आ गए हैं ना, उससे आगे के आदेशों का इंतजार करो, तो बेटा वो फार्दर नहीं होगा, वो क्या होगा, फर्दर होगा,
डिटेल्स चाहिए आपको, तो मुझे कुछ डिटेल्स और चाहिए, तो क्या हो जाएगी वो फर्दर डिटेल्स हो जाएगी बेटा, वो फर्दर डिटेल्स हो जाएगी, आगामी और डिटेल्स, ठीक है ना। अगर किसी अखबार में लिखा हुआ है कि रिपोर्ट इसके आगे ये बोलती है, तो क्या लिखेंगे, द रिपोर्ट फर्दर सेज, फर्दर मतलब इससे आगे ये लिखा हुआ है, इसमें फर्दर और आगे लिख देंगे सेज हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, फर्दर की जगह में फार्दर का यूज करना पड़ेगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 10 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चा आपने को दे रखा है, आई हेड सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम और फ्रेज। बच्चा कोई एक इडियम या फ्रेज है जिसको अंडरलाइन कर रखा है और हमें उसका एप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। अब आई हेड हर्ड, मैंने सुन लिया था, सुन चुका था, हैंडपेक्ड हस्बैंड्स एंड नाउ आई फेल्ट दैट आई सावन, अब मुझे महसूस हुआ कि मैंने देख भी लिया इसे बंदे को। तो हैन का मतलब क्या होता है, मुर्गी, कोक का मतलब होता है मुर्गा, ठीक है ना। अच्छा, पेक का मतलब होता है झुंड, ठीक है ना। अच्छा, हेन का मतलब मुर्गियां, पेक मतलब झुंड। अगर मुर्गियों का झुंड है 20, 30, 50 मुर्गियां, उनके बीच में हस्बैंड मतलब मुर्गा, मान लो एक ही मुर्गा हो, तो वो मुर्गे की वहां पर दादागिरी चलेगी कि नहीं चलेगी, बताओ। मुर्गियां ज्यादा है तो दादागिरी तो उनकी चलेगी, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, ऐसा आदमी जो जोरू का गुलाम है, जो अपनी बीवी के नियंत्रण में रहता है ना, ऐसे आदमी को बोलते हैं हैंड पैक्ड हस्बैंड, ठीक है ना। तो बताओ वो कैसा पति है फिर, ओप्रेस्ड है, डोमिनेटिंग है, बॉसी नेचर का है या कंट्रोलिंग है। ओप्रेस्ड है बेटा, दबा हुआ आदमी है, वो तो पीड़ित आदमी है। ओप्रेस्ड शब्द बना हुआ है किससे, प्रेस से बना हुआ है। प्रेस का मतलब ही दमित, और मतलब दमित होता है जिसको दबा के रखा गया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। डोमिनेटिंग तो वो होता है जो दूसरों पर होल्ड बना के रखता है। बॉसी नेचर कैसा होता है, बॉस जैसा, मतलब बहुत ही प्रभावी और दबंग नेचर वाला। और कंट्रोलिंग है तो नियंत्रण करने वाला हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर है। अकेला हैंड पैक्ड भी आ सकता है भाई, अकेला हैंड पैक्ड भी आ सकता है, आगे हस्बैंड लिखा हुआ जरूरी नहीं है, इसका मतलब होता है जोरू का गुलाम, ठीक है। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 चेक करें भाई। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या दे रखा है, अच्छा, ऐसे आदमी को जो अभी मैंने पीछे शब्द लिखा था ना हैंड पैक्ड, उसके लिए एक बेहतरीन सा शब्द दे रहा हूं आपको, अक्सोरियस। अक्सोरियस, इसका मतलब भी वही होता है जोरू का गुलाम। ये स्पेलिंग याद रखना, और ये शब्द पेपर में पूछा हुआ है, हमसे पहले भी पूछा जा चुका है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, वही हैंड पैक्ड जोरू का गुलाम, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चा आपने को क्या दे रखा है, चेक करते हैं भाई। आइडेंटिफाई द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। बच्चा कोई एक शब्द है उसको अंडरलाइन कर रखा है और हमें उसका बताना है एंटोनिम। बोले तो क्या बताना है, एंटोनिम है तो हमें क्या क्या बताना है, उसका विपरीत बताना है। इसने दे रखा आई लव, मुझे पसंद है, मैं पसंद करता हूँ, स्टनिंग, शानदार, व्यू, नजारा, दृश्य, ऑफ द माउंटेन, पर्वत का। तो स्टनिंग चीजें कैसी होती है, जबरदस्त, शानदार, अट्रैक्टिव। इसको क्या बोल सकते हैं अपने, अट्रैक्टिव। चार्मिंग, जिसको अपन बोल सकते हैं चार्मिंग, ठीक है। जिसको अपन बोल सकते हैं अडोरेबल, अडोरेबल, बहुत ही मतलब शानदार, सुंदर, ठीक है ना। तो देखो बेटा इसके लिए क्या हो सकता है, एंटोनिम में तो क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा फिर। मतलब ये तो बहुत ही शानदार है, इनका मतलब तो शानदार है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सिंपल, मतलब जो कोई बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं है, तो ये हो जाएगा मुंडेन। मुंडेन का मतलब होता है सामान्य, ऑर्डिनरी। इसका मतलब क्या होता है, ऑर्डिनरी, साधारण, ऑर्डिनरी, साधारण। नॉट इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, नॉट वंडरफुल, ठीक है ना। इसके लिए 2-3 शब्द दे रहा हूं, ध्यान रखना। प्रोजेक्ट, हमड्रम, हमड्रम, ठीक है ना। इसको अपन बोल सकते हैं, एक अच्छा सा शब्द और होता है मेरे दिमाग में से निकल रहा है, जेनरिक। जेनरिक दवाइयों का पता है ना, ये तो जेनरिक दवाइयां हैं, तो वो तो आम होती है, सस्ती दवाइयां होती है जेनरिक, है ना। इसी प्रकार दुनिया की चीजें, दुनियादारी की चीजें, मतलब दुनियादारी की चीजें कोई बहुत अच्छी होती है या मतलब आम मानी जाती है, आम, तो अर्थली जिसको बोल सकते हैं, अर्थली, अर्थली। वर्ल्डली जिसको बोल सकते हैं, वर्ल्डली, ठीक है ना, वर्ल्डली। टेरेस्ट्रियल, जिसको अपन टेरेस्ट्रियल भी बोल सकते हैं, टेरेस्ट्रियल, दुनियादारी की चीजें। अब दुनियादारी की चीजें तो वो तो सिंपल होगी, आम होगी, कोई बहुत विशेष नहीं होगी, ठीक है ना, ये हो जाएगा। स्मेशिंग, सुपरफ्लुअस किसको बोलते हैं बेटा, फालतू, जिसकी जरूरत ही नहीं है, समथिंग दैट इज नॉट नीडेड, ठीक है ना, समथिंग या मोर। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है मोर देन व्हाट इज नीडेड, व्हाट इज नीडेड, जिसकी हमें जरूरत है उससे ज्यादा, या ये कह सकते हैं नॉट वांटेड, जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है। तो वो चीज क्या हो जाएगी बेटा, सरप्लस है। वो चीज कैसे है, हमारे पास एक्स्ट्रा में है तो सरप्लस है, उसको एक्स्ट्रा बोल सकते हैं अपने, ठीक है ना। उसको एक्सेस में बोल सकते हैं कि वो चीज हमारे पास एक्सेस में है। उसके लिए इन तीनों चारों से अच्छा शब्द होता है रिडंडेंट, 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 ये बहुत अच्छा शब्द है रिडंडेंट। सुपरफ्लुअस और रिडंडेंट ये बेहतरीन शब्द है दोनों के दोनों, ठीक है। अच्छा, स्मैशिंग का तो आपको पता लग ही गया। स्मैशिंग कैसा होता है, स्मैशिंग और स्टनिंग दोनों एक ही होती है। स्मैशिंग पर्सनैलिटी भी कैसी होती है, जबरदस्त, अट्रैक्टिव, चार्मिंग, ठीक है ना, उसको स्मैशिंग। अच्छा, स्मैश करने का मतलब पीटना भी हो सकता है, इसका मतलब धुलाई भी हो सकता है, बैशिंग, किसी की धुलाई करना, उसको भी स्ट्राइकिंग बोल सकते हैं,
ठीक है ना। अच्छा, स्मैशिंग पर्सनालिटी भी हो सकती है, वो तो अट्रैक्टिव और चार्मिंग हो जाएगा। फिर टॉक्सिक कैसे चीजें होती है, जहरीली, पॉइजनस, 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 ठीक है। अच्छा, जिसको अपन बोल सकते हैं वेनमस, वेनम का मतलब जहर और जहरीला है तो वेनमस। इन्फेक्शस, जो इन्फेक्शन फैला दे, इन्फेक्शस, ये बन जाएगा बेटा, ठीक है। तो आंसर अपना क्या बन चुका है, स्टनिंग का उल्टा क्या हो जाएगा, मुंडे। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 12 चेक करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 में अपने को दे रखा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। हमें बताना है बेटा वन वर्ड सब्स्टिट्यूट किसके लिए, फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह दे रखा है और हमें उसकी जगह एक शब्द से काम चलाना है। तो शब्द क्या है, स्टैटिकल स्टडी, आंकड़ों का अध्ययन। स्टैटिकल मतलब आंकड़ों के साथ, स्टडी पढ़ाई करना, ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन। जब भी ह्यूमन नाम आ जाए तो आपको इंग्लिश में क्या शब्द लिखा हुआ मिल सकता है, डेमोस। डेमोस का मतलब होता है बच्चा, पीपल। डेमोस का मतलब होता है पीपल। तो इसमें डेमो से बना हुआ शब्द देख लो, ये रहा डेमो से बना हुआ शब्द। डेमो का मतलब पीपल और ग्राफ का मतलब लिखना, लोगों की संख्या लिखना, जनगणना करना। और डेमोग्राफर है तो बच्चा क्या हो जाएगा, जनगणना करने वाला हो जाएगा, ठीक है ना। इससे बने हुए एक दो शब्द बताता हूं आपको, डेमोगोज, डेमोगोज, ठीक है ना। आज आपको देखना है डेमोगोज, और डेमोगोजरी भी होता है, डेमोगोजरी, ये दोनों के दोनों शब्द देखने हैं। ऐसा ही एक शब्द है पेडागोज, पेडागोज, ये भी देखना है, ठीक है ना। पेडागोजी, ये भी देखना है, पेडागोजी है, ये वाला शब्द भी आपको बिल्कुल देखना है बेटा, ठीक है। अच्छा भाई, इसके बाद में देखो फोटोग्राफी, आपको पता ही है, फोटोग्राफी वाला तो मैं आपको बताना ही नहीं चाहता, आपको पता ही है ऑलरेडी। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी खगोल शास्त्र, जिसमें ये बताया जाता है कि सौर मंडल में सूर्य कहाँ पर है, कौन सा ग्रह सूर्य से कितना दूर है, कौन सा ग्रह अपनी दूरी पर कितने टाइम में घूमता है, खगोल शास्त्र। तो क्या हो जाएगा, द स्टडी ऑफ द पोजीशन ऑफ द प्लेनेट्स। प्लेनेट्स बोले तो ग्रह नक्षत्र, ठीक है ना बेटा। प्लेनेट्स की जगह प्यारा सा शब्द होता है हेवनली बॉडीज, इसकी जगह क्या लिखा हुआ मिल सकता है, हेवनली बॉडीज, हेवनली बॉडीज। इससे भी अगर कोई अच्छा शब्द है तो सेलेशियल बॉडीज, सेलेशियल का मतलब भी आकाश से संबंधित, सेलेशियल, सेलेशियल बॉडीज, ये बहुत अच्छे शब्द है दोनों के दोनों। आप तो इनको प्लेनेट्स की जगह सभी को पता ही है, ये ध्यान मेरे को, हेवनली बॉडीज और सेलेशियल बॉडीज कहां पर, इन द सोलर सिस्टम, इन द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के बारे में, उनकी गतिविधियों के बारे में पता लगाने वाली विज्ञान कौन सी होती है, एस्ट्रोनॉमी। और बेटा ऐसा करने वाला कौन होता है, एस्ट्रोनोमर होता है। एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोलॉजी के बारे में अपन बात पहले कर चुके हैं, कुछ पेपरों में बात कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अच्छा, पैलियोग्राफी, पैलियोग्राफी, इसमें बेटा जो पुरानी जमाने की लिखावट है ना, जो पांडुलिपियां हाथों से लिखी हुई या जो शिलालेख लिखे हुए मिले, उनका अध्ययन करना। तो पैलियोग्राफी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ एंशियंट हैंडराइटिंग। एंशियंट बोले तो प्राचीन, हैंडराइटिंग बोले तो लिखावट, ठीक है ना। अब बच्चा एंशियंट हैंडराइटिंग की जगह क्या लिखा हुआ मिल सकता है आपको, मैन्यूस्क्रिप्ट्स भी लिखा हुआ मिल सकता है। मैन्यूस्क्रिप्ट होती है बेटा पांडुलिपियां, मैन्यूस्क्रिप्ट्स बोले तो पांडुलिपियां, हाथों से लिखी हुई जो पुराने ग्रंथ है उनको बेटा पांडुलिपियां बोलती है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स। या फिर इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस किसको बोलते हैं, शिलालेख, शिलालेख, इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस, ठीक है बच्चा। तो ये हो जाएगा आपका पैलियोग्राफी। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 13 चेक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 चेक करते हैं भाई। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। एक बार फिर से बेटा वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आ गया, किसके लिए, फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है ना। वन हु टेंड्स, एक आदमी जिसकी प्रवृत्ति है, टेंड के लिए शब्द यूज कर सकते हैं इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन का मतलब होता है बंदे की फितरत, बंदे की प्रवृत्ति। टू लुक, कि वो देखता है, डार्क साइड ऑफ थिंग्स, हर एक चीज की, हर एक बात का नकारात्मक पक्ष देखता है, ठीक है ना। तो आशावादी आदमी हो जाएगा, निराशावादी तो बेटा पेसिमिस्ट आदमी हो जाएगा, यही आपका उत्तर है। और जो आदमी ब्राइट साइड देखता है कि नहीं यार सब कुछ अच्छा होगा, आने वाला टाइम बेहतर होने वाला है, तो वो कौन सी साइड देखेगा, डार्क नहीं बेटा, वो ब्राइट साइड देखेगा, ब्राइट साइड, ब्राइट साइड। ऐसे आदमी कौन होते हैं बेटा, ऑप्टिमिस्ट होते हैं, ऑप्टिमिस्ट, ठीक है ना। अच्छा, पोलमिस्ट कौन होता है, पोल का मतलब होता है ध्रुव, ध्रुव कितने हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। एक आदमी जो या तो किसी बात के लिए इधर खड़ा है या इधर खड़ा है, या तो किसी चीज के पूरी तरह से पक्ष में है और विपक्ष में, बीच में नहीं है, आधी हाँ आधी ना नहीं, या तो पक्ष में है या विपक्ष में है। जैसे ए पर्सन, एक बंदा, एक व्यक्ति, हु आर्ग्यूज, आर्ग्यूज जो आर्ग्यूमेंट करता है, ठीक है ना। या तो फॉर है तो पक्ष में, और अगेंस्ट या खिलाफ, बीच में नहीं है, या तो पक्ष में लड़ेगा और या विपक्ष में, किसके,
ए पर्सन, किसी बंदे के भी लिए भी लड़ सकता है वो, किसी आइडिया के लिए भी लड़ सकता है वो, और किसी बिलीफ के लिए भी लड़ सकता है। बिलीफ का मतलब वो सिद्धांत या कोई मान्यता, उसके लिए भी लड़ सकता है। ठीक है। अच्छा, डायनेमिस्ट, डायनेमिस्ट आदमी कौन होता है? जो आदमी इस थ्योरी को फॉलो करता है, इस थ्योरी में विश्वास करता है कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें हो रही है उसके पीछे एक बेसिक प्रिंसिपल काम करता है। कौन सा? फोर्स या एनर्जी का। ठीक है ना। वो आदमी ये बोलेगा कि फोर्स एंड एनर्जी, फोर्स भी कह सकते हो जिसको एनर्जी भी कह सकते हो, इज द बेसिक प्रिंसिपल, इज द बेसिक प्रिंसिपल, मुख्य सिद्धांत, फंडामेंटल, इस बेसिक की जगह फंडामेंटल भी लिख सकते हो। ये ही बेसिक सिद्धांत है किस चीज के लिए? फॉर ऑल फिनोमेनन, जितनी घटनाएं घट रही है उन सभी के पीछे एक ही नियम काम करता है। कौन सा नियम? फिनोमेनन। कौन सा नियम? एनर्जी का नियम। उन हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई फंडामेंटल एनर्जी काम कर रही है, एनर्जी काम कर रही है। और आईएसटी लगा हुआ है तो इस बात को सपोर्ट करने वाला, वन हु सपोर्ट्स, वन हु फेवर्स, वन हु सपोर्ट्स, एक आदमी जो सपोर्ट करता है या फेवर करता है, दैट की, ये हो जाएगा। अभी आगे पूरा इसके साथ में जोड़ दो। ठीक है। चलो बच्चा, हमारा आंसर तो पेसिमिस्ट हो ही गया। चलो देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। बच्चा हमें ये शब्द दे रखा है और हमें बताना है इसका उल्टा। हिंडर करने का मतलब होता है काम में खलल डालना, बाधा डालना। ठीक है ना। तो हिंडर को अपन क्या बोल सकते हैं भाई? ऑब्स्ट्रक्ट करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, ऑब्स्टेकल, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? ऑब्स्टेकल भी बोल सकते हैं, ऑब्स्टेकल। ठीक है ना। अच्छा, तो एक तो होता है बाधा डालना, अब क्या होगा? हेल्प करना, ईज कर देना चीजों को, तो फैसिलिटेट, फैसिलिटेट। मैंने आपको 5 शब्द लिखाए थे इसी सीरीज में, एक दो दिन पहले एक पेपर में आया था, मैंने लिखाया था आपको। एक तो होता है फैसिलिटी, जब आप किसी को फैसिलिटी देते हो तो उसके लिए काम सरल कर रहे हो, मुश्किलें बढ़ा रहे हो, सरल कर रहे हो, तो इसी फैसिलिटी से बना हुआ शब्द है फैसिलिटेट, फैसिलिटेट, फैसिलिटेट। ठीक है ना। एक होता है फैलिसिटेट, कॉन्ग्रेचुलेशन देना, किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना, फैलिसिटेट। ठीक है। अच्छा, इसी से 2 नाउन और बन जाएगी, 2 नाउन बनेगी, एक तो फैलिसिटी और एक बन जाएगा फैलिसिटेशन, फैलिसिटेशन। बेटा बेहतरीन वाले शब्द है, आपको इन 500 शब्दों को आज गौर करनी है इन पे। ठीक है ना। तो फैलिसिटेट का मतलब क्या हो जाता है? चीजों को आसान कर देना, टू मेक थिंग्स पॉसिबल और इजियर। फैसिलिटेट का मतलब होता है टू मेक थिंग्स पॉसिबल और इजियर, चीजों को संभव कर देना या आसान बना देना। तो इसका मतलब हो जाएगा असिस्ट करना, असिस्ट कर देना, सिंप्लीफाई कर देना, सिंप्लीफाई कर देना, ईज कर देना, कामों के होने में क्या कर देना? ईज कर देना, आसान बना देना। ब्लॉक किसको बोलते हैं? ए हेवी, ए पीस ऑफ समथिंग हेवी, कोई बड़ी भारी चीज है उसका एक टुकड़ा, उसको ब्लॉक बोलते हैं। एक ब्लॉक किसको बोलते हैं? कहते हैं ना रोड ब्लॉक हो गई है, तो ब्लॉक का मतलब होता है कहीं से किसी का गुजरना मुश्किल बना देना या इम्पॉसिबल बना देना और या फिर डिफिकल्ट बना देना, है ना। तो टू मेक डिफिकल्ट, टू मेक डिफिकल्ट, या जिसको बोल सकते हैं इम्पॉसिबल, क्या करना? टू पास, गुजरना, टू पास, कहीं से गुजरना बहुत मुश्किल बना दिया जाए। बहुत प्यारे से 2 शब्द लिख रहा हूं, इम्पास, गतिरोध, इम्पास। और एक शब्द होता है डेडलॉक, डेडलॉक। अगर आप कोई काम कर रहे हो और आप चलते चलते उस काम में डेडलॉक पर आ गए या इम्पास पर आ गए, मतलब ऐसी जगह पहुंच गए जहां से और आगे प्रोग्रेस करना इम्पॉसिबल, गतिरोध, अभी आप जहां से आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है। अच्छा, प्रेज का मतलब आपको पता ही है, एडमायर करना। इसके लिए 2-3 बढ़िया शब्द होते हैं। एक तो होता है इसके लिए एड्यूलेट करना, एड्यूलेट करना, ये बढ़िया वाला शब्द है, एड्यूलेट करना। और एक अडोर करना। ठीक है ना। एडमायर और प्रेज है वो तो इजी सी है, वो मैं लिखाना ही नहीं चाहता। एडमायर करना तो मैं लिखाना ही नहीं चाहता, सभी को पता है। 2 शब्द होते हैं, एक तो एड्यूलेट करना और एक अडोर करना, ये अच्छे शब्द है। ठीक है। जॉय का मतलब हैप्पीनेस होता है, ये खुशियां होता है, ये आपको पता ही है। चलो भी क्वेश्चन नंबर 15 चेक करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस द वर्ड व्हिच इज सिमिलर इन द मीनिंग। हमें वो वाला शब्द उठाना है व्हिच इज सिमिलर इन द मीनिंग, जिसका मीनिंग सेम हो टू द फॉलोइंग वर्ड, नीचे दिए गए शब्द का। मोरबिड का मतलब होता है गंदा, किसी आदमी की सोच किस तरफ जाती है? मौत और बीमारियों जैसी चीजों। अगर कोई बंदा आपको बोले कि यार मुझे ना, मेरा जी करता है कि मैं बार बार हार्ड और मांस और खून और ऐसी चीजें देखूं, तो उस बंदे की सोच कैसी है? मोरबिड थॉट है उसकी, मोरबिड थॉट। जिसके मन में खून, मांस, मौत, बीमारी ऐसी चीजें हमेशा घूमती रहती है, तो उसकी थॉट कैसी है? मोरबिड, उसको मोरबिड बोलते हैं। मोरबिड का मतलब होता है गंदा, तो क्या हो जाएगा? उसको क्या बोल सकते हैं? ग्लूमी, ग्लूमी, ग्लम, डार्क। ठीक है। अच्छा, डिस्पेरेट, डिस्पेरेट बोल सकते हैं जिसको, डिसोलेट, डिसोलेट, इंसिपिड, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? इंसिपिड,
ठीक है ना। तो बेटा ये सारे के सारे शब्द हो सकते हैं, इन सभी का मतलब होता है नीरस, बोरिंग, बुरा, गंदा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये देखो ग्लूमी आ गया ना, और ग्लूमी की जगह आप ग्लम भी कह सकते हो। ग्लम फेस और या ग्लूमी फेस है तो कैसा होगा, उदास, निराश, हताश, परेशान, ठीक है। ग्रेट का मतलब विशाल होता है। बेट का मतलब होता है शर्त लगाना, कोई मैच वगैरह हो रहा है, कोई घटना हो रही है, उसके बारे में आप शर्त लगाओ कि नहीं ये टीम जीतेगी या ये हारेगी, तो उसको बोलते हैं बेट करना। तो मतलब टू रिस्क, रिस्क लेना किस चीज की, मनी की, किस बारे में, टू रिस्क मनी ऑन द रिजल्ट, रिजल्ट के बारे में, ऑन द रिजल्ट। रिजल्ट किस चीज का है, किसी कंपटीशन का भी हो सकता है, किसी इवेंट का भी हो सकता है, द रिजल्ट ऑफ एन इवेंट, इवेंट का भी हो सकता है, और या फिर कोई कंपटीशन का भी हो सकता है वो, ठीक है ना। कंपटीशन भी हो सकता है बेटा वो, TITI वन कंपटीशन, ठीक है ना। इसके लिए बेटा 2-3 शब्द बता रहा हूं आपको, जैकपॉट, जैकपॉट, किट्टी, ठीक है। अब इनसे, इन दोनों से भी बढ़िया शब्द बता रहा हूं 1-2। इसके लिए एक अच्छा सा शब्द होता है भी वेजर, वेजर, गैम्बल और गैम्बल और स्टेक, ये तीनों बेहतरीन वाले शब्द है भाई, ये तीनों बेहतरीन वाले शब्द, ठीक है। गैम्बल का मतलब जुआ, वेजर का मतलब एक तरह से जुआ, और स्टेक का मतलब एक तरह से दाव लगाना, ठीक है। तो बेटा ये हो जाएगा भाई अपना। इसके बाद में देखो ब्लाइद, ब्लाइद का मतलब बंदे को किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, कोई जनता मर रही है चाहे जी रही है, लेकिन वो अपने आप में आनंदित है, ठीक है ना। तो लैकिंग, जिस बंदे में कमी है। ड्यू थॉट और कंसिडरेशन, थॉट और कंसिडरेशन, जिस बंदे में सोच विचार नहीं कर रहा, अपनी दुनिया में बस चाहे आग लगे चाहे बस्ती में, हम तो अपनी बस्ती में, इस टाइप का आदमी, मतलब जोकंड, जोवियल, जोवियल, ठीक है, जोली, जोली नेचर का आदमी, कहते हैं ना बड़ा जोली नेचर का आदमी है, ठीक है ना। तो बेटा ये वाले शब्द हो जाएंगे। मेरी, मेरी भी जिसको कह सकते हैं, मेक मेरी होता है ना, मेक मेरी, खुशियां बनाना, मेक मेरी, मेक मेरी, इसका मतलब भी क्या होता है, खुशियां बनाना। तो इस टाइप का आदमी बना, ठीक है। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 16 चेक करें भाई। तो इसमें क्या बन गया था, ग्लूमी बन गया था ना। चलो क्वेश्चन 16 चेक करें, क्या दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, दिए हुए शब्द का बेटा एंटोनिम बताना है। शब्द क्या दे रखा है, इनएविटेबल। एविटेबल का मतलब होता है जिसको स्टॉप किया जा सकता है, जिसको रोका जा सकता है। आपके पास परिहार्य कारण हो तो आप उस काम को टाल सकते हो, नहीं टाल सकते, टाल सकते हो। इनएविटेबल है तो जिसको आप टाल नहीं सकते, रोक नहीं सकते। अपरिहार्य, इसका हिंदी में मतलब होता है, इसका हिंदी में मतलब होता है बच्चा अपरिहार्य, जिसको रोका नहीं जा सकता, अपरिहार्य, ठीक है ना। तो समथिंग दैट कैन नॉट बी स्टॉप्ड, जिसको रोका नहीं जा सकता। स्टॉप्ड और प्रिवेंटेड, जिसको टाला नहीं जा सकता, रोका नहीं जा सकता। अवॉइडेड भी कह सकते हो, कैन नॉट बी अवॉइडेड, अवॉइडेड। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिलेंटलेस, रिलेंटलेस। अनअवॉइडेबल, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, उसको क्या बोल सकते हो, इनअवॉइडेबल भी बोल सकते हो। इसके लिए एक प्यारा सा शब्द होता है इनअवॉइडेबल, इनइलेक्टेबल, इन एल्यूक्टेबल, ठीक है। ये हो गई भाई, अनअवॉइडेबल तो आ ही गया, ठीक है ना। अच्छा, और उल्टा पूछा है बेटा इसने, तो क्या पूछा है, उल्टा है तो ये देखो अवॉइडेबल, अवॉइडेबल है तो जिसको अवॉइड कर सकते हैं, टाल सकते हैं, और अनअवॉइड है तो जिसको टाल नहीं सकते। तो बेटा ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इनएक्जोरेबल का मतलब भी यही होता है, इनएक्जोरेबल का मतलब भी वही होता है जिसको टाला नहीं जा सकता। तो लो भैया एक सिनोनिम और मिल गया इसका, ठीक है ना। क्लियर किसको बोलते हैं, स्पष्ट, एकदम स्पष्ट, जो आसानी से दिख जाए, जो आसानी से सुनाई दे जाए, ठीक है ना, वो होता है क्लियर। कॉन्फिडेंट किसको बोलते हैं, एक बंदा जो अपनी ओपिनियन को लेकर, अपनी एबिलिटी को लेकर श्योर है कि हाँ मैं सही बोल रहा हूं तो सही बोल रहा हूं, है ना। तो बीइंग श्योर, श्योर होना, बीइंग श्योर ऑफ वन्स, अपनी ओन खुद की, एबिलिटीज, अपनी योग्यताओं के बारे में, एबिलिटीज के बारे में भी कह सकते हो, और ओपिनियंस भी कह सकते हो, अपनी ओपिनियंस के बारे में, ठीक है ना, ओपिनियंस के बारे में। ऐसे आदमी को बोल सकते हो फुल ऑफ कन्विक्शन। फुल ऑफ कन्विक्शन का मतलब एकदम विश्वास है कि हाँ ये आई एम राइट, इट मीन्स आई एम राइट, है ना। तो इसको बोल सकते हो फुल ऑफ कन्विक्शन, फुल ऑफ कन्विक्शन, ये भी बोल सकते हो, ठीक है ना। ऐसा आदमी क्या होता है बेटा, अश्योर्ड होता है। ऐसा आदमी होता है अश्योर्ड, ऐसा आदमी होता है एश्योर्ड, ठीक है ना। स्मग, ऐसा आदमी क्या होता है, स्मग। ऐसा आदमी क्या होता है बेटा, सिक्योर, एकदम सिक्योर होता है ऐसा आदमी, जिसको डर नहीं लगता कि ये आई एम राइट, ठीक है ना। तो ये इसके कॉन्फिडेंट के 2-3 मैंने आपको सिनोनिम करवा दिए, ठीक है ना। चलो बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बच्चा आपने को क्या दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट इडियम,
दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। बेटा कोई एक सेगमेंट है उसको अंडरलाइन कर रखा है और हमें उस अंडरलाइन किए हुए शब्दों से क्या बनानी है, ईडियम बनानी है, ठीक है ना। तो रोशन, इट इज टाइम फॉर यू, अब आपके लिए वक्त है टू गिव योर स्पीच, अपना भाषण दो टू द होल स्कूल, पूरे स्कूल के सामने। विशिंग यू लक, और इस चीज के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ, मतलब शुभकामनाएं देता हूँ। तो मैंने आपको बोला था ना, जैसे किसी आर्टिस्ट है, कोई कलाकार है, उसका प्रोग्राम होना है, ठीक है ना, और अनफॉर्चुनेटली उसका एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में उसकी टांग टूट गई, वो आ नहीं पाया, और उसकी जगह आपको बोला गया कि यार थोड़ी देर के लिए तू गा लेता है तो तू गा देना इसकी जगह थोड़ी देर, जब तक कोई हो रहा है तब तक। आपने गा दिया, आप उसकी वजह से वायरल हो गए, तो आपके लिए उसकी टांग टूटना शुभ हुई कि बुरा हुआ? शुभ हुआ आपके लिए। तो विशिंग यू लक की जगह आप क्या बोल सकते हो, ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग। किसी की टांग टूट जाना लेकिन वो आपके लिए बढ़िया साबित हो जाए, तो इसको बोलते हैं ब्रेक अ लेग। हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन का मतलब होता है जिस चीज पर कोई डाउट नहीं किया जा सकता। जैसे यार उसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी थी, तो मैं क्या बोलूंगा, हैंड्स डाउन हिज परफॉर्मेंस वाज द बेस्ट। तो हैंड्स डाउन का मतलब होता है विदाउट एनी क्वेश्चन, विदाउट क्वेश्चन, विदाउट क्वेश्चन, बिना कोई सवाल के, ठीक है। अच्छा, हाई फाइव, जब अपन सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है ना, या ग्रीट करते हैं, तो इसे आपस में हाथ मिलाते हैं ना, है ना। तो ये क्या चीज है, एक जेस्चर है, एक जेस्चर है, एक जेस्चर ऑफ सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन की भी हो सकती है और अभिवादन करने की भी हो सकती है, जब मिलते हो तब भी कर सकते हो, तो ग्रीटिंग भी बोल सकते हो, ऑफ ग्रीटिंग। जिसमें क्या होता है, हम अपने मतलब क्या करते हैं, हिट करते हैं किसको, क्लैप को, ईच अदर्स क्लैप, एक दूसरे क्लैप करते हैं किसको, एक दूसरे के पाम को, पाम बोले तो हथेलियों को। डाउन इन द डंप्स, डाउन मतलब नीचे, और डंप्स मतलब कूड़े करकट में। मतलब कोई आदमी को देख कर ऐसा लगे यार अरे तू कहां से पड़ा पड़ा है, इतना गंदा हो रखा है, तो वो अच्छी कंडीशन में है कि बुरी कंडीशन में, बहुत ज्यादा मिजरेबल है वो आदमी, बहुत ज्यादा दुखद कंडीशन में है, डिप्रेस्ड। डाउन इन द डंप्स का मतलब होता है डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड एंड, डिप्रेस्ड एंड मिजरेबल, बड़ी दुखद कंडीशन में मिजरेबल होना, ये बेटा इसका मीनिंग बन जाएगा, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 18 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 18 में बच्चा आपने को क्या दे रखा है, इनायत डिड नॉट ग्रीट, और इसका बनाना क्या है, पैसिव वॉइस। ये देखो बच्चा हमें क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। बच्चा अगर डिड दे रखा है तो क्या बना दो, वॉज वर्ब बना दो। पैसिव बनाते टाइम डिड का क्या बना दो, वॉज वर्ब। अगर बच्चा डू और डज दे रखा है, अगर डू या डज दे रखा है तो क्या बना दो, इज आर एम बना दो, इज आर एम बना दो, इज आर और एम बना दो। अच्छा, ये मैं बताना ही नहीं चाहता कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि पैसिव वॉइस है वो थर्ड फॉर्म के बिना तो यम पॉसिबल बन ही नहीं सकती, है ना। तो अब देखो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये डिड नॉट ग्रीट है, ये तो हेल्पिंग है, ये मेन है, बीच में नोट है। अब हर है ये तो इधर आ जाएगा शी बन के, हर है वो इधर आएगा तो शी बन जाएगा, और इधर आ जाएगा बाई इनायत, ठीक है। बीच में बच्चा क्या लगा दो, शी एक वचन है तो क्या लगा दो, वोज लगा दो, वोज नॉट ग्रीटेड। तो जिसमें वोज नॉट ग्रीटेड लिखा होगा वो ही उत्तर हो जाएगा, वोज नॉट ग्रीटेड। तो बेटा ये रहा पहले शी और ये रहा बाद में इनायत, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो बच्चा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दे रहे पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस। एक सेंटेंस के टुकड़े करके और उनको ऑप्शन के रूप में दे दिया। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर, बेटा जिसमें कोई ग्रामेटिकल एरर हो, ठीक है ना। तो इट रेन ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, इट, ही, शी, वन, ठीक है ना, या किसी का नाम। बेटा ये कैसे सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर होते हैं बच्चा, ये सिंगुलर होते हैं, तो इनके बाद में वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर। और रेन क्या चीज है, वर्ब की पहली फॉर्म है, वो कभी सिंगुलर होती नहीं है, इसमें हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, एस जोड़ना पड़ेगा। सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है बच्चा, सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, सिंगुलर वर्ब जिसके लास्ट में, इसके सिंगुलर का पहला अक्षर क्या है, एस। जिस वर्ब के लास्ट में एस जुड़ा होता है ना वो सिंगुलर होती है। जैसे इज के लास्ट में एस है, वोज के लास्ट में एस है, डज के लास्ट में भी एस है, हेज के लास्ट में भी क्या होता है, एस होता है, ठीक है ना। और कोई भी वर्ब की पहली फॉर्म है, इसमें क्या जोड़ दो, एस जोड़ दो या ई एस जोड़ दो, तो बच्चा ये पांचों की पांचों सिंगुलर वर्ब होती है, ठीक है ना। चलो भाई, तो आंसर तो अपना इट रेन वाला बन ही जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दे रखा है भाई। क्वेश्चन नंबर 20 में अपने को बच्चा क्या दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। सिनोनिम बताना है बेटा किसका, जो अंडरलाइन किया हुआ शब्द है उसका। तो शब्द क्या दे रखा है, क्रिएटिव। क्रिएट का मतलब देखो, दो तीन शब्द बताता हूँ। क्रिएट का मतलब होता है रचना करना, ठीक है। क्रिएशन होती है रचना, ठीक है, क्रिएशन रचना। क्रेचर मतलब जीव, ठीक है ना। क्रिएटर रचना करने वाला, क्रिएटर। भगवान कौन है, क्रिएटर, ठीक है ना। हम क्या है, उसकी क्रिएशन रचना, और हम सारे क्या है, क्रेचर, हम सारे जीव है। और ईश्वर किस काम में लगा हुआ है, क्रिएट करने में लगा हुआ है। तो क्रिएट, क्रिएशन, क्रेचर और क्रिएटर, इन चारों पांचों शब्दों को देख लेना, ठीक है। अच्छा, और क्रिएटिव कैसा होता है,
जिसकी रुचि किस चीज में होती है, नई नई चीजें क्रिएट करने की रुचि होती है, वो आदमी होता है क्रिएटिव। ठीक है ना। तो देखो भाई ये तो मैंने 4-5 शब्द दिए ना, ये गौर करने हैं आपको इन पे। अब क्रिएटिव का मतलब होता है एक आदमी, ठीक है ना, जो क्या करता है, टू डू कुछ करता है, या टू मेक कुछ बनाता है। ठीक है ना। किसके द्वारा, क्या यूज करके, अपनी इमेजिनेशन का यूज करके, या अपनी स्किल्स का यूज करके। टू डू मेक और टू डू और टू मेक समथिंग विद किसके द्वारा, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का यूज भी कर सकता है वो, और अपनी स्किल्स का यूज भी कर सकता है वो बच्चा, है ना, अपनी स्किल का यूज भी कर सकता है। तो वो आदमी होता है क्रिएटिव। ऐसे आदमी होते हैं बेटा इन्वेंटिव, ऐसे आदमी होते हैं इन्वेंटिव आदमी। ठीक है ना। इंजीनियस आदमी, प्रतिभाशाली आदमी, इंजीनियस। ठीक है, इंजीनियस। ऐसे आदमी को टैलेंटेड भी बोल सकते हैं, टैलेंटेड भी बोला जा सकता है ऐसे आदमी को, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ठीक है ना। हाँ भाई, तो इसके बाद में देखो एक शब्द होता है इंजेन्युअस, भोला भाला, इसको भी ध्यान में रखना, इंजेन्युअस, मासूम आदमी, इंजेन्युअस। ठीक है। एक होता है इंडिजेंट, वो भी ध्यान में रखना, इंडिजेंट। अच्छा, तो इसके बाद में देखो क्या दे रखा है इसने, तो क्रिएटिव का क्या बन जाएगा, इनोवेटिव आदमी। इनोवेटिव क्या होता है, नए नए काम करने वाला, इनोवेटिव आदमी। इनोवेटिव आइडियाज कैसे होते हैं, नए नए आइडियाज होते हैं, है ना। तो इसका मतलब बन जाएगा इनोवेटिव। इनोवेट मतलब नई शुरुआत करना, इनोवेशन है तो नया कुछ काम, इनोवेटिव है तो नई शुरुआत करने वाला, ये हो जाएगा। लाइकेबल आदमी कैसा होता है, चार्मिंग आदमी, प्लेजेंट, प्लेजेंट, या मतलब जो इजीली लाइकेबल, इजी टू, ये तो हो जाएगा प्लेजेंट। या जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, या अपने जिसको बोल सकते हैं इजी टू लाइक, जिसको पसंद करना बहुत ही आसान हो। तो कैसा आदमी होगा, अडोरेबल होगा भाई, सीधी सी बात है, वो अडोरेबल होगा। चार्मिंग आदमी होगा वो, चार्मिंग आदमी होगा। ठीक है, वरना तो उसको कोई लाइक ही क्यों करता फिर। ठीक है, गुड का मतलब अच्छा होता ही है। पेडेंटिक आदमी कौन होता है, जो हर जगह अपना ज्ञान दिखाता है। मतलब आपने उसको एक लाइन दी तो वो सबसे पहले तो मात्रा चेक करेगा, उसमें भी एक मात्रा छोटी लगा दी, बड़ी लगा दी। तो ऐसे आदमी होती है पेडेंटिक, जो बहुत ज्यादा चिंता करती है किस चीज की, रूल्स की और डिटेल्स की। तो टू वरीड, बहुत ज्यादा चिंतित। टू वरीड किसके बारे में, अबाउट रूल्स एंड डिटेल्स, अबाउट डिटेल्स एंड रूल्स। ठीक है ना। ऐसा आदमी होता है स्कॉलरली, विद्वान आदमी, स्कॉलरली, स्कॉलरली। ठीक है ना। इसके लिए एक शब्द होता है स्नूटी आदमी, स्नूटी, स्नॉबिश, स्नॉबिश आदमी। ठीक है ना। इसके लिए एक शब्द होता है डिडेक्टिक, डिडेक्टिक आदमी, उसको अपन बोल सकते हैं डिडेक्टिक, डिडेक्टिक। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा भाई अपना 20 क्वेश्चन हो गया। देखते हैं 21st में चलते हैं बेटा, क्या दे रखा है 21st में, क्या दे रखा है इसने। ये आ गया बच्चा अपना कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब 21 से 25 तक बचे हुए 500 सवाल हमें एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है। तो क्या, इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, कुछ शब्दों को डिलीट कर दिया गया। रीड द पैसेज केयरफुली, हमें पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। एंड सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, हमें एकदम सही ऑप्शन भरना है। टू फिल इन ईच ब्लैंक, सही ब्लैंक में भरने के लिए हमें एप्रोप्रिएट वर्ड को सिलेक्ट करना है। तो क्या दे रखा है, रिसेंटली, रिसेंटली का मतलब हाल ही में। द, अब द के बाद में क्या चीज है, नंबर, द परसेंट, द हाइट और द अमाउंट ऑफ हार्ट अटैक्स। ठीक है। अब हार्ट अटैक्स जो नाउन है वो काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल होती तो फिर एस क्यों लगाता है इसमें, मतलब हार्ट में, हार्ट अटैक में एस जोड़ रखा है, तो इसने तो प्लूरल बना रखा है, प्लूरल बना रखा है ना। तो प्लूरल नाउन के पहले क्या आएगा, नंबर आएगा। परसेंट होता ना, अगर परसेंटेज आ सकता था इसके पहले, परसेंटेज तो आ सकता था, परसेंटेज आ सकता था, लेकिन परसेंट नहीं आएगा, क्योंकि जब भी परसेंट लिखा आएगा ना, परसेंट लिखा आएगा तो साथ में इसके पहले संख्या जरूर होगी, 10, 20, 30, 40, 50, ये जरूर लिखा होगा। परसेंटेज अकेला है तो साथ में संख्या जरूर होगी। हाँ, परसेंटेज, द परसेंटेज हो सकता है, द परसेंटेज हो सकता है, लेकिन इसने तो परसेंट दे रखा है। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, नंबर। तो द नंबर ऑफ हार्ट अटैक्स की संख्या इन यंग इंडियंस, युवा भारतीयों में, इंक्रीज, बढ़ गई है। अब दूसरे में देखो क्या दे रखा है इसने, दूसरे ऑप्शन में क्या दे रखा है, बढ़ गई है। तो अब इसमें देखो हेड, हैव दे रखा है, हैव बीन दे रखा है, हैज दे रखा है और हेड दे रखा है। अच्छा, अब देखो रिसेंटली, रिसेंटली का मतलब ये घटना कब की है भाई, वर्तमान की है ये तो। और इसमें आगे देखो आर दे रखा, ठीक है ना। अच्छा, इसमें आगे फिर से देखो क्या दे रखा है, आर दे रखा, ठीक है ना। इसमें आगे देखो फिर से क्या दे रखा है, इसमें आगे फिर से पूरा का पूरा ये तो प्रेजेंट टेंस में चल रहा है भी अपना, है ना। तो ये देखो इज दे रखा, तो ये पूरा पैरा ही हमारा किस में चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है। और वैसे भी रिसेंटली का मतलब ये प्रेजेंट की बात हो रही है, तो बच्चा प्रेजेंट की बात हो रही है तो मैं इसमें हेड नहीं लगा सकता,
हेड नहीं लगा सकता, मुझे या तो हैव वाला ऑप्शन पकड़ना पड़ेगा या हैज वाला। अब एक बात सुनो, द के बाद में मैंने यहाँ पर क्या लगा रखा है, नंबर। अब एक चीज बता रहा हूँ जो भूलनी नहीं है, जिसको याद रखना है। अगर ए नंबर ऑफ दे रखा हो, अगर ए नंबर ऑफ दे रखा हो, तो इसके बाद में नाउन हमेशा आएगी प्लूरल नाउन। कैसी नाउन आएगी बच्चा, वर्ब आएगी बच्चा, प्लूरल वर्ब आएगी। अगर द नंबर ऑफ दे रखा है, क्या दे रखा है, द नंबर, और द परसेंटेज भी हो सकता है, या हो सकता है द परसेंटेज, ठीक है, और आगे ऑफ दे रखा है बच्चा, इसके बाद में वर्ब हमेशा ही सिंगुलर आएगी। कैसी वर्ब आएगी बच्चा, सिंगुलर वर्ब आएगी। किसकी वजह से, अगर द नंबर ऑफ या द परसेंटेज ऑफ हो, और अगर ए नंबर ऑफ है तो फिर वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी, ठीक है। तो अपने पास तो देखो द नंबर ऑफ दे रखा है, द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, तो द नंबर ऑफ के लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा, हैज का यूज करना पड़ेगा, हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना पड़ेगा। और जिस वर्ब के लास्ट में एस दे रखा है वो क्या चीज हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। कुछ एक वर्ब होती है जो कंफ्यूज करती है, उनमें ध्यान रखना, जैसे एसेस हो गया, एसेस हो गया, पजेज हो गया, पजेज हो गया, ठीक है ना। इनको बेटा प्लूरल नहीं मानना, ये सिंगुलर है, क्योंकि आप देखो भी एस लगा दिया तो ये तो सिंगुलर बन गई, नहीं, इसमें एस और जोड़ना पड़ेगा, अब सिंगुलर बनेगी ये। पजेज में एक बार ई एस और जोड़ोगे तब सिंगुलर बनेगी, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अच्छा, तो क्या हो जाएगा भाई, हेज बन जाएगा। तो हार्ट अटैक्स की संख्या युवा भारतीयों में हैज इंक्रीज्ड, बढ़ चुकी है। क्या कर चुकी है, हार्ट अटैक्स की संख्या बढ़ चुकी है ट्रेमेंडसली, बहुत ज्यादा। डॉक्टर्स आर सरप्राइज, डॉक्टर हैरान है, टू नोट करके दैट यंग मेन एंड वीमेन की, युवा और युवतियां विद सीमिंगली हेल्दी लाइफस्टाइल, जिनका प्रतीत हो रहा है, सीम का मतलब प्रतीत हो रहा है, हेल्दी लाइफस्टाइल, जिनका लाइफस्टाइल तो कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, हेल्दी लग रहा है, आर सफरिंग, वो सफर कर रहे हैं डेडली हार्ट अटैक्स। लेकिन वो सफर किससे कर रहे हैं, डेडली, डेडली बोले तो घातक, फैटल, डेडली की जगह आप किसका यूज कर सकते हो, फैटल, जानलेवा, हार्ट अटैक्स। अच्छा, अब इसमें देखो क्या दे रखा है, इसके बाद में अपने को दे रखा है, इसने दे रखा है भाई डाइट एंड एक्सरसाइज, डाइट और एक्सरसाइज प्ले ए रोल प्ले करते हैं इन ए पर्सन्स ओवरऑल वेलबींग। ओवरऑल मतलब टोटल, वेलबींग मतलब स्वस्थ होना, वेलबींग बोले तो स्वस्थ होना। तो जब किसी आदमी को स्वस्थ होना है तो उसमें डाइट और एक्सरसाइज है वो रोल प्ले करते हैं। तो भाई कैसा रोल होना चाहिए बताओ, वो कैसा रोल प्ले करते हैं, देखो ये रोल कैसा होना चाहिए, देखेंगे अपने अगला ऑप्शन देखेंगे। मेंटल, अब यहां तक एक बात पूरी हो गई, यहां से चल करके ये सेंटेंस यहां पर पूरा हो गया। अब आगे क्या लिखा है, मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो अ वैल्यूएबल फैक्टर। लेकिन जो मेंटल हेल्थ है, यहां पर तो किसकी बात हो रही है, जब आप डाइट ले रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो किसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, जब आप डाइट, अच्छी डाइट लेते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो आपका फिजिकल वेलबींग की बात हो रही है, मेंटल वेलबींग की बात हो रही है, फिजिकल वेलबींग की बात हो रही है। अगले पार्ट में देखो क्या लिखा है, मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो अ वैल्यूएबल फैक्टर। लेकिन मेंटल हेल्थ है वो भी बहुत ही वैल्यूएबल, महत्वपूर्ण, और फैक्टर है तो कारक है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण कारक है। तो देखो दोनों चीजें एक दूसरे के पैराडॉक्स में चली गई, यहाँ पर फिजिकल की बात हो रही है और यहाँ पर मेंटल की बात हो रही है। तो जब दो पैराडॉक्सिकल चीजों को जोड़ोगे, विपरीत चीजों को जोड़ोगे, तो किसका यूज करना पड़ेगा, आल्दो का यूज करना पड़ेगा या दो का यूज करना पड़ेगा। दो और आल्दो बेटा कैसी चीजों को जोड़ती है, दो पैराडॉक्सिकल चीजें, दो एक दूसरे के कॉन्ट्रेरी है या कॉन्ट्रास्ट में है, ठीक है ना। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, ऑल्दो। हालांकि यहां पर दो भी हो सकता था, दो भी हो सकता था। और हालांकि डाइट एंड एक्सरसाइज प्ले ए रोल, हालांकि डाइट और एक्सरसाइज है वो रोल प्ले करती है। अब देखते हैं अभी ये रोल कैसा बता रखा है इसने, रोल कैसा है, वो इंक्रीज्ड है, एपिक है, हिस्टोरिक है, मोन्यूमेंटल है। अच्छा, सबसे पहले एक चीज देखो, है प्ले ए और आगे दे रखा है रोल। अब इस ए का यूज किसके लिए हो रहा है, रोल के लिए। और जब आप ए का, एन का और द का यूज करते हो तो वो हमेशा ही किसी नाउन के लिए करते हो, आर्टिकल का यूज ही नाउन के लिए होता है। तो बच्चा इसके पहले जो शब्द आएगा वो कौन होगा, वो एडजेक्टिव होगा, ठीक है ना। आर्टिकल के तुरंत बाद आएगा तो एडजेक्टिव आएगा, और एडजेक्टिव के बाद वाली तो नाउन होती है। और एक बात और भी आपको पता है, आर्टिकल का यूज नाउन के बिना तो इम्पॉसिबल, अगर नाउन नहीं दे रही है तो आप आर्टिकल लगा ही नहीं सकते कभी, है ना। तो अब बताओ, वो रोल है उसके पहले हमें चाहिए एडजेक्टिव। तो देखो एडजेक्टिव कौन सा हो सकता है भी इसमें, एपिक, इंक्रीज्ड, हिस्टोरिक और मोन्यूमेंटल। अच्छा, यहां पर कैसा बता रखा है भी, वैल्यूएबल। यहां पर कैसा बता रखा है, मेंटल हेल्थ है वो कैसी बता रखी है, वैल्यूएबल फैक्टर है। कैसा फैक्टर है, रोल के जैसे वहां पर रोल शब्द है ना, वैसे यहां पर क्या लिख दिया, फैक्टर लिख दिया। तो अब बताओ ये कैसा वैल्यूएबल फैक्टर है। तो फिर ये वाला, अगर मतलब आपका मेंटल हेल्थ है वो एक वैल्यूएबल फैक्टर है, तो डाइट और एक्सरसाइज है उसका भी कितना रोल है, वैल्यूएबल ही तो है ना। तो वैल्यूएबल के लिए कौन सा शब्द यूज होता है, मोन्यूमेंटल यूज होता है। मोन्यूमेंटल का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इसका मतलब होता है वेरी लार्ज, वेरी लार्ज, वेरी वैल्यूएबल, वेरी
वैल्यूएबल, ठीक है ना, क्योंकि इसने दोनों को ही तो वैल्यूएबल बता रखा है ना, कि मतलब आपका डाइट और एक्सरसाइज है वो भी तो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, और मेंटल हेल्थ है वो भी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। समझ में आ गई बात? तो बच्चा अगर यहाँ वैल्यूएबल है तो यहाँ पर भी वैल्यूएबल होना चाहिए, यहाँ पर भी फिर वैल्यूएबल होना चाहिए। और वैल्यूएबल का सिनोनिम कौन होता है? मोन्यूमेंटल होता है। इंक्रीज्ड का मतलब होता है बढ़ा हुआ, कोई चीज बढ़ जाए। एपिक का मतलब होता है शानदार या कोई महाकाव्य, ठीक है ना। हिस्टोरी का वो किससे संबंधित होता है? हिस्ट्री से संबंधित। हिस्ट्रिक स्पीच, जैसे किसी नेता ने ऐसा भाषण दिया जो इतिहास में दर्ज हो गया, तो वो कैसा स्पीच है? हिस्ट्रिक स्पीच है, ठीक है ना। ये हो जाएगा, तो यहां पर बन जाएगा मोन्यूमेंटल रोल, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल। चलो बच्चा देखते हैं क्वेश्चन नंबर अंतिम, पांचवा अंतिम ऑप्शन देखते हैं क्या दे रखा है। द अर्बन लाइफस्टाइल। अब द का यूज आ गया तो बेटा फिर से देखो क्या आ गया, द है तो आर्टिकल है, और आर्टिकल के बाद में ये क्या चीज है? अर्बन लाइफस्टाइल है। ये क्या चीज है? नाउन है। तो बेटा हमें इस अर्बन लाइफस्टाइल की विशेषता बताने वाला शब्द चाहिए, यहां पर हमें चाहिए एडजेक्टिव, है ना। तो इसने क्या क्या दे रखा है? वाइल्डनेस, वाइल्डनेस तो आ नहीं सकता, क्योंकि जिस शब्द के लास्ट में नेस लिखा होता है वो तो बेटा नाउन होती है, तो नाउन तो आएगा नहीं, हमें तो एडजेक्टिव चाहिए, तो ये तो कट गया, ठीक है ना। इसके बाद में देखो दे रखा है रैपिडली, ये इसमें एलवाई जोड़ रखा है, एलवाई जोड़ रखा है, तो बच्चा ये तो एडवर्ब है, ये तो एडवर्ब है। रैपिडली है, ये तो एडवर्ब है, हमें तो एडजेक्टिव चाहिए, तो ये भी कट गया, ठीक है ना। तो अब लाइफस्टाइल है ना वो अर्बन, अर्बन मतलब ग्रामीण लोगों का या शहरी लोगों का? अर्बन है तो शहरी और रूरल है तो ग्रामीण। अब शहरी लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो बेटा कॉस्मिक है या फास्ट पेस्ड है? फास्ट पेस्ड है। फास्ट मतलब तेज और पेस मतलब गति, मतलब उनकी जिंदगी में अफरा तफरी है, भागदौड़ बहुत ज्यादा है, तो उसको तो फास्ट पेस्ड बोलती है ना। उनकी जिंदगी बहुत तेज गति से चलती है। ये नहीं है कि उनका दिन 5 घंटे का होता है। फास्ट पेस मतलब उनका रूटीन है 24 घंटे में 5 घंटे सोना है, मतलब सुबह 5 बजे काम पे निकलो, रात को 12 बजे तक काम पे लगे रहो, तो इसलिए उस लाइफ को बोलती है फास्ट पेस्ड, ठीक है ना। कॉस्मिक का मतलब होता है किससे संबंधित? ब्रह्मांड से संबंधित या स्पेस से संबंधित। तो क्या हो जाएगा? रिलेटिंग टू भी कह सकते हो और कनेक्टेड विद भी कह सकते हो। कनेक्टेड विद भी कह सकते हो और रिलेटिंग टू भी कह सकते हो। कनेक्टेड विद स्पेस, या तो अंतरिक्ष कह सकते हो, और या फिर आप बोल सकते हो यूनिवर्स, द यूनिवर्स। यूनिवर्स ब्रह्मांड से संबंधित या अंतरिक्ष से कोई संबंधित है तो उसको बोलते हैं बेटा कॉस्मिक। तो यहां पर आ जाएगा अपना फास्ट पेस्ड। द फास्ट पेस्ड बहुत ही तेज गति का और शहरी लोगों का लाइफस्टाइल इज कॉजिंग, कारण बन रहा है एंग्जाइटी का और डिप्रेशन का। किसमें? युवा भारतीयों में। विच में भी, जो बन सकता है, विच का यूज इंडियंस के लिए नहीं है, वो फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल के लिए बात हो रही है। विच में भी, जो हो सकता है, ए मेजर फैक्टर, एक बहुत बड़ा कारण बिहाइंड द इंक्रीज्ड नंबर्स, इस बढ़ी हुई संख्या के लिए। किसकी संख्या बढ़ी हुई है? हार्ट अटैक्स की जो संख्या बढ़ी है उसके पीछे ये फास्ट पेस्ड जो अर्बन लाइफस्टाइल है वो बहुत ज्यादा जिम्मेदार हो सकता है, एक मेजर फैक्टर हो सकता है, ठीक है। चलो बच्चा ये था अपना आज का सॉल्यूशन। अगले सॉल्यूशन के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हार्डवर्क तो बिल्कुल करते रहिए।